आपको क्या लगता है, अगर एसआईटी या गुजरात पुलिस के पास ये तमाम तथ्य थे तो पहले क्यों नहीं आए? क्या इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई टिप्पणी करेंगे, फिर उसके बाद हम तीस्ता को अरेस्ट करेंगे? क्या ये स्क्रिप्टेड था, या आपको लगता है कि तीस्ता से पूछताछ के दौरान ये सारी चीजें एसआईटी को हासिल हो गई पिछले 10-15 दिन में? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में 2002 के बाद हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी दल में भी, अपने पार्टी में भी और सामाजिक तौर पर भी डिफेंसिव पोजीशन में थे। उनकी पार्टी में आप जानते ही हैं, ये विवाद बहुत बार चर्चित हो चुका है, इस पर बहस हो चुकी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि उनका इस्तीफा हो जाए, नहीं हो सका। तब जो अडवाणी जी हैं, उन्होंने, जो बहुत पावरफुल थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने, और पार्टी में उनकी बहुत पकड़ थी, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन अटल जी चाहते थे, यानी उस समय पॉलिटिकली पोजीशन उनकी वल्नरेबल थी, वो उससे बाल बाल बचे। उसके बाद उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से, होशियारी से, और मैं कहूँगा वो काबिलियत उनके हिस्से में जाती है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे इस आक्षेप को, जिसकी स्वीकृति उनकी पार्टी में एकदम हाई कमान तक भी थी, उसको उन्होंने धीरे धीरे अपने को वॉश आउट करना, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें उन पर आ रही थी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उन सब का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से और बहुत ही मेहनत से अपना काम किया। उसी समय से उन्होंने, जो हमारे कानून कायदे में आप जानते हैं कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे कोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे गवाहों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे कंप्लेनेंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर हमें जो उस समय के तथ्य आज तक मिलते हैं, हम पाते हैं कि काम होता हुआ मिलता है। उस जमाने की कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो सामाजिक तौर पर बहुत बड़ी बनी, लेकिन जब वो कानूनी धरातल पर पहुंची तो वो धराशायी हो गई। मसलन एक बहुत ही मतलब बड़ा मामला, ये तो आएगा ही तीस्ता सीतलवाड़ का, लेकिन इनके द्वारा ही उठाया हुआ एक मामला था जिसमें एक स्त्री के, शायद उनका नाम कौसर बानो था, धीमन जी हमें करेक्ट करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ दूर से हैं, बहुत से नाम भूल गए हैं। शायद फेक एनकाउंटर का मामला जो सोहराबुद्दीन का हुआ, उसकी बीवी कौसर बानो जी, नहीं, वो नहीं, एक नहीं, जिनका पेट गर्भवती महिला की बात कर रहे हैं, निकाल के जिनका हुआ था नरोडा पाटिया में जो नरसंहार हुआ, उसकी आप बात कर रहे हैं? जी जी, उसमें एक स्त्री की स्टोरी बहुत, मतलब वो ऐसी बात ही थी, वो इतनी विवत्स थी। लेकिन आप उसमें जो आप पुलिस की रिपोर्ट पाते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पाते हैं, तो वो प्रमाणित नहीं हो सका था। अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कह सकूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैनिपुलेटेड थी कि नहीं थी, लेकिन ये इस तरह की बहुत सारी शंकाएं हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हालांकि उसके पति का बाद में भी बयान आया था, और उसमें जो एक हमलावर थे जिनका स्टिंग हुआ था, उन्होंने भी ये दावा किया था कि मैंने तलवार से उसका पेट फाड़ दिया और ये किया, वो सब चीजें आई थी। अब इसमें क्या सच है और क्या कानून ने सच पाया है और क्या स्थापित हुआ है, उसमें बड़े ही अंतर्विरोध। आप ये जानते हैं कि पूरे 2009 से लेकर 2013 तक एसआईटी के चीफ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए अमाइकस क्यूरी, जो मिस्टर रामचंद्रन थे, दोनों लगातार हर पेशी पर जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होती थी, दोनों को हम दो अलग छोर पर पाते रहे। जहां रामचंद्रन जी ने लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट को इन राइटिंग दिया है, वर्बल डॉक्यूमेंट्स में भी दिया है कि मोदी जी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, एसआईटी के लोग उन तथ्यों की उपेक्षा कर रहे हैं जो उन तक जाते हैं। दूसरी ओर एसआईटी उतने ही जोर से राजू रामचंद्रन के निष्कर्षों का हर पेशी पर विरोध करती रही। 2013 तक ये लड़ाई, और ये जो सारे फैसले हुए हैं जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ इस 22 के फैसले तक पहुंची है, ये सारे फैसले कोर्ट में ही डिसाइड हुए हैं। जो इनको रिपीट पिटीशन करने की बात थी, ये लोअर कोर्ट में जब खारिज हो गई
तो खारिज करते समय लोअर कोर्ट के जज ने ये परमिट किया था कि आप इसके रिवीजन के लिए हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं इस फैसले के विरुद्ध। तो ये सारी चीजें कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी। इसमें मैं नहीं ये कह रहा हूं, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं कि जिसने जो किया, चाहे एनजीओज ने या सरकार ने, वो सब सही ही किया होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको सिद्ध कर सकें कानूनी तौर पर भी और अन्य तौर पर भी। लेकिन हम शंका कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के तथ्य हैं सामने जो कानूनी मंचों पर मिले हैं कि हमारे नहीं कहना, अमाइकस क्यूरी कह रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है, सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए उस मामले में, और जिसके पास अकेले वो व्यक्ति था जिसके पास ये अधिकार था कि वो उन रिपोर्ट्स को देख सकता था जो एसआईटी दाखिल करती थी, क्योंकि एसआईटी अपनी रिपोर्ट्स को पिटिशनर को भी उसने बहुत समय तक देने नहीं दिया। उसके लिए बहुत पेशेंस पड़ी और उन पे बहस हुई, ये रिपोर्ट पिटिशनर तक पहुंचे तो पिटिशनर उसमें अपनी बात फाइल कर सके। तो इस मामले में बहुत कदम कदम पर चीजें हुई हैं। और आप देखें कि बहुत सारे गवाह ऐसे हुए जो, एक तो उसमें परजरी के केस तक गया। परजरी मानी ये होता है कि आप न्यायिक पटल पर कोई बयान देते हैं जो झूठा निकलता है न्यायिक पटल पर ही। तो एक महिला, उसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, जाहिरा शेख शायद, बड़ौदा की जाहिरा शेख, बेस बैकरी वाली, परजरी का मुकदमा चलाना पड़ा कोर्ट को, उनको 1 साल की सजा हुई थी और उनके बारे में स्टिंग आए कि उनको कितने लाख रुपए किसने कैसे दिए थे। आज ये तो बिना स्टिंग के एसआईटी कह रही है, लेकिन ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोर्ट ने एडमिट करके एक महिला को, एक विटनेस को, और जो विटनेस भी है उसको 1 साल की सजा दी, जिसमें ये तथ्य है कि उसको लाखों रुपए दिए गए थे अपने आप को बदलने के लिए, और उसने जिस पक्ष में बदला सरकार थी। बिल्कुल शीतल जी, आप ठीक कह रहे हैं कि एक पूरा बैकग्राउंड है इसका, और किस तरह से गुजरात पुलिस ने काम किया, उस समय की मोदी सरकार ने किस तरह से काम किया, और इतनी सब क्लीन चिट के बावजूद दाग हैं कि धुलते नहीं। मतलब वो संदेह का वातावरण मोदी जी की भूमिका को लेकर वैसा का वैसा बना हुआ है, और शायद यही वजह है कि बार बार उन्हें लगता है कि और क्या किया जाए कि मैं इस कलंक से मुक्त हो पाऊं।